हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेई एडवांस 2026 के सॉल्यूशंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेपर हुआ है और फिज़िक्स का पेपर जैसा मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की तुलना में अगर लास्ट ईयर सपोज़ टफनेस लेवल अगर 100 था तो मुझे लगता है इस बार कैलकुलेशन के हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ़र साइड पर है। 120 115 के आसपास आप मान सकते हैं। तो पेपर 1 के सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करेंगे अपन। और थोड़े से अगर अपन ओवरव्यू देखें ना तो ट्रिकी क्वेश्चंस इतने नहीं आए हैं जितने कैलकुलेटिव हैं। और अगर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखा होगा साल भर कि मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए, तो आप बहुत इजीली इसमें ठीक ठाक स्कोर, एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो कि बेसिक काइनेमेटिक्स कह सकते हैं आप, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में सिखाया जाता है। दो छोटी छोटी डिस्क है जो एक बड़ी वाली फिक्स्ड डिस्क के ऊपर प्योर रोलिंग करते हुए मूव कर रही है विद कांस्टेंट ओमेगा। ओमेगा गिवन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस मोमेंट के बाद कितना टाइम लगेगा दोनों को वापस मिलने में। तो देखो बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसके सेंटर की स्पीड को v मान लूँ और v है ओमेगा टाइम्स स्मॉल आर है छोटी वाली डिस्क की रेडियस है ना, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ जो कि गिवन है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो बड़ी वाली जो दूसरी जो डिस्क है उसकी स्पीड v डैश 2 ओमेगा आर हो जाएगी। तो इसको मैं 2v कह सकता हूँ क्योंकि ओमेगा आर v के बराबर है। अब अगर मान लो मैं इसके सेंटर पे बैठकर इसको मूव करता हुआ देखूं तो उसके फ्रेम में इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 3v हो जाएगी। अब ये वाली डिस्क ऐसे प्योर रोलिंग करते हुए जब इससे मिलेगी आकर तो उसका जो सेंटर होगा ना, आप ढंग से देखें, वो यहाँ से यहाँ तक उसने जो लेंथ ट्रेवल की है वो लेंथ उसने ट्रेवल की है ये वाली, इतनी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ये जो मैंने रेड वाला आर्क बनाया, अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा है। तो रेड वाला आर्क जो है वो टोटल 2 पाई एंगल में से अगर 2 टाइम्स डेल्टा थीटा माइनस कर दूं, इतना एंगल है ये वाला एंगल। इस एंगल की बात कर रहा हूँ। इस एंगल को अगर मैं इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रेडियस से, तो ये है r प्लस स्मॉल आर दैट इज r बाई 50। ये मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन उसकी रिलेटिव स्पीड 3v, जहाँ v की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स r स्मॉल r और r है r बाई 50। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर c आ जाएगा। और डेल्टा थीटा जो है वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आंसर डेल्टा थीटा की टर्म्स में लिखा है। डेल्टा थीटा ये जो एंगल है ये वाला, इसको लिख सकता हूँ मैं ये वाली लेंथ अपॉन रेडियस। वो लेंथ है लगभग 2 टाइम्स स्मॉल r क्योंकि बहुत छोटी रेडियस है वो, अपॉन ये है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब r की जगह r बाई 50 डाल दें आप, यहाँ से डेल्टा थीटा आ जाएगा, उसको उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दें। चलिए सिंपल सवाल था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपके बेसिक्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए, मजबूत होंगे तो कर लेंगे। एक इंडक्टर है जिसके बारे में बेसिक डेटा गिवन अगर आप ढंग से देखें, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया s, लेंथ d, और कंडीशन दे रखी है कि लेंथ बहुत ज़्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, लेंथ का स्क्वायर इसके अंदर एक छोटी साइज़ की कॉइल दूसरी है जिसको शॉर्ट कर रखा है ऐसे। वो जो छोटी वाली कॉइल है उसके बारे में बता रखा है, आप देखें लेंथ d/2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो बड़ी वाले की तुलना में डबल है। यहाँ से कैपेसिटर लगा दिया, एक सोर्स लगा दिया। क्वेश्चन ने पूछा है लास्ट में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ओमेगा रेजोनेंस वो होता है 1/√LC, आप जानते होंगे LC सर्किट के लिए। बस लफड़ा ये है कि मुझे L इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर मैं सिर्फ बड़ी वाली कॉइल की बात करूं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस पता करना पड़ेगा पहले। उसके लिए बड़ी वाली कॉइल में अगर मैं आई करंट मानूं तो उसमें से जो फ्लक्स पास होगा, मैं अभी सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो होगा μ0 इंटू स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूँ, जिसको कैपिटल N बोल रहे हैं, है ना। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल n मान रहा हूँ, इंटू आई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s, इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर यूनिट लेंथ में n है तो टोटल लेंथ d थी, इस करंट को जब डिवाइड कर देंगे तो 5/I को मैं L बोल सकता हूँ, जो कि μ0 n स्क्वायर SD आ जाएगा। इसी को देखते हुए जो अंदर छोटी वाली कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस L डैश μ0, जो इसके लिए n था वो उसके लिए 2n है, तो यहाँ पर 4n स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है, लेंथ भी हाफ है। अगर आप ढंग से देखें तो ये वैल्यू ये पूरी इसके बराबर आ रही है, तो ये भी L के बराबर है। इसका मतलब बड़ी वाली का सेल्फ इंडक्टेंस L है, छोटी वाली का भी L है। लेकिन मुझे तो L इक्विवेलेंट चाहिए,
उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इधर कर लेते हैं। तो अपना ये आ चुका है ना कि बड़े वाले का सेल्फ इंडक्टेंस L था, छोटे वाले का भी L है, जहाँ पर L भी मैं लिख चुका था म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी। अब मेन जो टारगेट है ना बच्चों, जो इसमें ट्रिकी काम है, वो है इस पूरे सिस्टम का L इक्विवेलेंट निकालना। पहले आप L इक्विवेलेंट को समझें। ये बड़ी वाली कॉइल, उसके अंदर ये छोटी कॉइल जिसको शॉर्ट कर रखा है। मैंने माना कि बड़ी वाली कॉइल में मैंने सपोज I1 करंट फ्लो करवाया और छोटी वाली कॉइल में जो इंड्यूस करंट है वो सपोज I2 था किसी इंस्टेंट पर। अब बड़ी वाली कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा V आउटर, उसको ऐसे लिख सकता हूँ L di1/dt। अब L तो बराबर है, इसलिए मैं L1 बोलना चाह रहा हूँ ना, बड़ी वाली कॉइल का L1 आएगा, पर वो बराबर आ गए थे, प्लस म्यूचुअल इफेक्ट M टाइम्स di2/dt। ठीक है, ऐसी छोटी वाली कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा क्योंकि उसको शॉर्ट कर रखा है, पर लिखना होता तो ऐसे लिखता मैं, उसका L जो कि L के बराबर ही है di2/dt प्लस M di1/dt। अब आपको करना इतना सा है कि यहाँ से di2/dt की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी V आउटर इक्वल्स टू L माइनस M स्क्वायर बाय L di1/dt। अब आप जानते हैं कि किसी भी कॉइल, रेड वाली कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसके चेंज होने की रेट इतनी है, तो उसके अक्रॉस जो EMF आएगा वो L di/dt से डिनोट करते हैं, तो ये L इक्विवेलेंट आ गया। तो मेरे पास L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई L माइनस M स्क्वायर बाय L। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बड़ी वाली में करंट I1 मान रहा हूँ, यहीं से काम चला लेंगे, उसकी वजह से छोटे वाले में से फ्लक्स लिखते हैं ना, फ्लक्स इनर कॉइल से ऐसे लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए। तो बड़ी वाली की वजह से छोटे वाले के वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन I1 इंटू छोटे वाली कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 2n टाइम्स d/2। एक बार फिर से चेक कर ले, छोटी वाले के वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वाले की वजह से, इंटू छोटे वाले का एरिया, तो छोटे वाले के एक टर्न से फ्लक्स, इंटू छोटे वाले के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2n तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स थे, इंटू d/2। अगर इसमें ढंग से देखें अपन, इस I1 को तो डिवाइड कर देते हैं पहले, ये मेरे पास M आ जाएगा। अब ये कितना आ रहा है आप देखो, तो ये 2 से 2 गया और म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डी मेरे पास L के बराबर आया था, ये वैल्यू L/2 आ गई। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, तो L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L माइनस M आया L/2 उसका स्क्वायर बाय L, तो ये कितना बन जाएगा L माइनस L/4, 3L/4। अब आप आ जाएँ ओमेगा रेजोनेंस जो कि 1/√L इक्विवेलेंट इंटू C है। L इक्विवेलेंट को 3L/4 डाल दें यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 2/√3LC। इसका मतलब आंसर C ऑप्शन होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, ये रेगुलर टाइप का सवाल मान सकते हैं, नोट्स में जनरली कराया भी जाता है कई जगह पर। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है, इसके पास ओमेगा होगा V0/R। अब ये इस कॉर्नर पर पहुंचेगा, इसका सेंटर यहाँ पर है, फिर आगे लिखा हुआ है कि एज पर आकर एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर। इन्होंने हालांकि इतना क्लियर नहीं करा, लेकिन कहना चाह रहे कि इस कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट ये टर्न करेगा बिना स्लाइड करे, सफिशिएंट फ्रिक्शन मानते हुए चलना है। तो जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तब इसके सेंटर की स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं मान लूँ कि थीटा एंगल पर ये आ चुका होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आ चुका होगा, उस मोमेंट पर इसके पास ओमेगा डैश बोल देते हैं। और मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ पहले यहाँ से यहाँ तक, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है mgr1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है यहाँ पर जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो 3/2 mr² इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अगर यहाँ FBD बनाऊँ, mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, और फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ऐसे लग रहा होगा, तो मैं इधर की तरफ नेट फोर्स वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो क्या आएगी mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू m, इसके सेंटर की स्पीड अगर v है, v स्क्वायर अपॉन r, हाथों हाथ में v स्क्वायर को ओमेगा डैश स्क्वायर r स्क्वायर लिख दूंगा, r से r उड़ा दूंगा, दूसरी इक्वेशन। और जब कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल को 0 कर देंगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बहुत आसानी से cos थीटा पता कर सकते हैं, आपके पास ओमेगा डैश भी आ जाएगा। वो जो ओमेगा डैश आएगा
ओमेगा डैश, वो जो भी वैल्यू आ जाएगी, अब सेंटर की स्पीड पूछा है तो वो हो जाएगी ओमेगा डैश इंटू आर। तो इनको सॉल्व करके जो भी ओमेगा डैश आएगा आप रख के देख लें, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगेन सिंपल सवाल, डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक लेंस है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, आरओसी दोनों तरफ की 20 एंड 20 गिवन है, इसको एक लिक्विड में डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिक्विड है। तो हमको सही ग्राफ चूज करना है इसकी ऑप्टिकल पावर का लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। हमको पता है कि किसी भी लेंस की ऑप्टिकल पावर जो होती है वो होती है n सराउंडिंग अपॉन फोकल लेंथ। अब यहाँ n सराउंडिंग तो n लिक्विड है, और 1/f को मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन n सराउंडिंग दैट इज nl -1 टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2 2/r बन जाएगा। अगर इसको ढंग से अरेंज कर ले तो क्या बन जाएगा, ये n लेंस माइनस n सराउंडिंग 2/r। अब देख सकते हैं आप कि ऑप्टिकल पावर का n लिक्विड के साथ लीनियर ग्राफ बनना चाहिए, वो भी नेगेटिव स्लोप, और ऐसा एक ही ऑप्शन है। हालांकि इसमें डाउटफुल सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर जेई एडवांस वालों ने ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला अगर 1/f यूज़ में ले लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर ये n लेंस बाय n सराउंडिंग -1 इंटू 2/r, अगर ऐसा है तो फिर ऑप्शन ए उनको सही कर सकते हैं वो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ना करेंगे वो ऐसा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल का ये क्वेश्चन है, और सब कुछ दे दिया है। हालांकि ये सारी कैलकुलेशंस हम बहुत बार कर चुके हैं, बट यूजुअली होता क्या है ना कि हम कैलकुलेशंस करते हैं उन कांस्टेंट्स के टर्म में, V0 के टर्म्स में, R0 के टर्म्स में, E0 के टर्म्स में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में और E²/πε0 के टर्म्स में। तो हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा सोचने में टाइम लग सकता है, राइट। पर देखिए एक बार जब आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला टर्म अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए मुझे फोर्स एनालिसिस करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें h/2π वाला टर्म बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वाली एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट। तो उसी के हिसाब से हमको चीज़ों को हैंडल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि लाइमन सीरीज़ है तो डी एक्साइटेशन 1 पे जाएगा, और शुरुआत कहाँ से हुई है, nth ऑर्बिट से हुई है, राइट। तो n से 1 का ऑर्बिट है, तो मुझे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, और काइनेटिक एनर्जी का हालांकि मुझे फार्मूला पता है E0 n² z² उन सब टर्म्स, राइट, पर मुझे फार्मूला बनाना है स्पीड में, रेडियस में और h/4π में। तो देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी mv²/2 होती है, राइट, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr, ये किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा, राइट। तो हम अगर ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों तरफ अगर v मल्टीप्लाई कर दें, राइट, और एक और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये काइनेटिक एनर्जी r को इधर लेके आ जाइए, तो ये बन जाएगा आपके पास nh/4π इंटू v/r, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं h/4π इंटू vn डिवाइडेड बाई rn, और जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई इंटू ये वाला n भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, क्योंकि हमें बस n-1 करना है, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना तुम्हें, तो इसको माइनस कर देना आपस में, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही मैंने ए ऑप्शन देखा, फिर मैंने देखा कि चेंज इन टोटल एनर्जी पूछी गई है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो ΔU/2 के बराबर होगा और टोटल एनर्जी के चेंज के मॉड के बराबर होगा, राइट। ये तुम्हें सीधी सीधी बात पता है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो टोटल एनर्जी का जो चेंज है वो इसके एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए था, पर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन कंफर्म गलत हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल सी बात है कि आंसर किसके बराबर आना चाहिए, h इंटू एफ, मतलब एनर्जी का डिफरेंस। और क्योंकि इधर E²/4πε0 है, तो एनर्जी के टर्म्स में अगर E²/4πε0 को मैं सोचूंगा तो मुझे सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी दिखती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1Q2/R। वही चीज़ यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा ΔU/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको
टोटल एनर्जी जो है वो डेल्टा यू बाई 2 के मॉड के बराबर होती है, राइट। तो ये बन जाएगा बच्चों, कैसे लिखोगे इसको, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर, राइट, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई 2, समझ गए, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास 1/r1 माइनस 1/nth ऑर्बिट की रेडियस। तो ये वाला ऑप्शन भी ज़्यादा टाइम लगाए बिना आप इसको बड़ी आसानी से मार्क कर सकते हो। ऑप्शन सी भी जो है इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ में वापस से मुझे h/2π वगैरह कुछ करना पड़ेगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को देखो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को कितने तरीकों से लिख सकते हो। एक तो होता है जो भी इसकी ऑर्बिटल रेडियस है द होल थिंग डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसी यहीं से एक्सप्लेन करते हैं कि n टाइम्स वेवलेंथ जो है वो 2πr होता है, और फिर वहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम वगैरह बना के, ठीक है, इसको h/mv में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वहीं से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो अब इन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपने देखा h/mv, पर मुझे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इसको लेके आना है, ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल रखी है यहाँ पे कि किसी भी nth के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है h/mv में, तो m इंटू वी तो यहाँ पे बन नहीं रहा, ठीक है। तो फिर उसको हटाओ और e²/4ε0 में अगर लेके चलें तो मैं एक बार फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्स की इक्वेशन देखो कैसे लिखोगे, मास इंटू v²/r, राइट, जो कि अपना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसके बराबर आएगा, फोर्स कितना होता है k(q1q2) इंटू r², राइट। तो अगर मैं ये r यहाँ से काट दूँ और दोनों तरफ 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो अपडेटेड फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, वो कितना दिख रहा है, e²/8πε0 इंटू r, ये दिख रहा है भाई, राइट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में मिल गई है। अब क्वेश्चन में क्या क्या है वो देख लो। क्वेश्चन में e² मैच कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ये रही, मुझे ये पाई हटाना है कहीं ना कहीं से, है ना, और ε0 वगैरह, ε0 को रखना और r हटाना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दिख रही है ये रही, तो 2πr देखो, 2πr, राइट। तो यहाँ से ना 2πr बना लो, 2πr, राइट। और मुझे काइनेटिक एनर्जी को डिनोमिनेटर में भेजना है, तो इधर से 2πr भेजो तो इधर कितना बनेगा, e²/4ε0। थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ऑप्शन अब मैच कर रहा है, e²/4ε0। ये करने के बाद अब इधर रख दो, क्योंकि यहाँ ना एक n भी है बच्चों, है ना, यहाँ पे n भी है। तो अगर लैम्डा को लिखोगे तो लैम्डा होगा 2πrn/n, तो ये कितना हो गया, e²/4ε0 इंटू k, ठीक है, ये k, और लैम्डा में एक और n मल्टीप्लाइड है डिनोमिनेटर में 1/n। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा e²/4ε0 तो कॉमन है, 1/n टाइम्स kn माइनस 1/1 टाइम्स k1। अब यहाँ पे ना वो n मिसिंग है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है अपना गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना वैसे तो आसान है क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल सी पूछी गई हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए मानूंगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली ऑप्शंस मैच कराने हैं मैनिपुलेशंस करके, उसके हिसाब से ये सवाल, ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट्स होते हुए, तुम्हें फॉर्मूला पता होते हुए भी आंसर्स मैच करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये जो सवाल है ये सिंपल सा काइनेमैटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल है इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमेशा उससे पास करेगा, ये हमको कंडीशन दे दी गई है। तो सिंपल सी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले कि y = x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² इंटू cos² थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी तो फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन ए जो है थीटा = 45 डिग्री, वी को ये रख दो। तो मैं क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू रख दूंगा, स्पीड की वैल्यू रख दूंगा, और x की वैल्यू को 5 मीटर रख दूंगा। समझना बात को, x रख दिया मैंने, थीटा रख दिया, u की स्पीड रख दी, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व होके अगर 1 मीटर के बराबर आ जाए तो इट्स ओके, राइट। अब इसमें बच्चे पता है आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने थीटा 45 रखा हो क्योंकि क्वेश्चन वी पूछ रहा है, तो आपने सब कुछ इधर उधर रीअरेंज करके फिर वी निकाला होगा, ठीक है भाई। देखो बात एक ही है कि अगर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तब तो x की वैल्यू डालने के बाद y 1 मिलना चाहिए। आइए डाल के देखते हैं। तो ये बन जाएगा 5
tan 45 1 होगा माइनस जी एक्स 25 अपॉन 2, u कितना है 25 g बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, राइट। तो 25g से 25g कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2, तो ये ऊपर जाएगा 5 - 4 1 मीटर आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन ए जो है कंफर्म करेक्ट है। देखा कितनी फास्ट कैलकुलेशंस हुई, राइट। अब ये बात बी ऑप्शन की, थीटा अगर 45 है तो पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी। तो इसके लिए ना अगर थीटा 45 है यहाँ पे, तो पहले तो ना आप क्या करो कि ये इक्वेशन वगैरह डाल के इसमें एक बार स्पीड निकाल लेते हैं हम, राइट। तो स्पीड निकालेंगे 45 डिग्री पे, और क्योंकि अगर थीटा 45 है, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका, तो थीटा अगर 45 है तो स्पीड तो यही रही होगी, समझ गए मेरी बात। और अगर ये स्पीड है तो एक बार रेंज निकाल लेते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25g/4 इंटू जी इंटू 1, ठीक। तो ये आ गया यू स्क्वायर, और रेंज आ गई, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो 25/4 मीटर की आपको रेंज आ गई है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे रेंज का बाई 2 होगा, राइट। तो वो जो कोऑर्डिनेट आएगा r/2 सेकेंड ऑप्शन के लिए, वो कितना हो जाएगा 25/8 मीटर्स, जो कि तकरीबन 3 मीटर्स के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये 5 मीटर है, ये तकरीबन अपना 3 मीटर मान लो, तो पार्टिकल जो है यूं जाते जाते ऐसा आएगा और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो भी एकदम सही है कि पी के पहुंचने के पहले ही वो वहां पे चला गया, तो ऑप्शन बी भी एकदम करेक्ट है, राइट। डी ऑप्शन की अगर बात करें तो tan इनवर्स 1/5, मतलब आप देखो कि ये एक तरीके से tan इनवर्स जो है वो 0.2 है, राइट, 0.2, एंड इट इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो मैं ना इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.2 रेडियंस भी बच्चों लिख सकता हूँ। और जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे ना, tan थीटा को 5 बना के रखेंगे एक्स tan थीटा में, तो ये वैल्यू तो यहीं पे क्या हो गई 1 हो गई। अब 1 में से कोई नंबर अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू तो और ज़्यादा घटनी ही है। इसका मतलब साफ है कि डी ऑप्शन तो कंफर्म तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, गलत ही हो गया, एकदम कंफर्म गलत हो गया, राइट। अब ये वाला देख लो कि थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो क्या होगा। अब सोचो कि जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्रीज है, ठीक है, थीटा का वैल्यू जो 45 डिग्रीज है, तो ये वाली कहानी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक। जब थीटा का वैल्यू 30 रखोगे तो पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट पी। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री पे अगर ये हुआ तो ये कुछ ऐसा जाना चाहिए भाई, है ना, यहाँ से यूँ जाना चाहिए, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, हमारे पास ये इक्वेशन पता है, ठीक है, तो आपने इसको इस इक्वेशन में रखा तो ये बन जाएगा 1 = 5 tan, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/√3 माइनस ये g 25/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा अपना 3/4। ये सॉल्व करके आपको यहाँ से मिलेगा u स्क्वायर। u स्क्वायर निकालने के बाद बच्चों फिर आप क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालना, और उसका भी बाई 2 करके चेक करना। तो जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाना, यहाँ पे रेंज बाय 2 निकालना, और अब ये जो रेंज है ये अभी भी उससे कम ही आएगी, है ना। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है गलत है, क्योंकि उन्होंने लिखा है इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। तो ये वाली कहानी नहीं होगी, इसमें अभी भी जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से ही ये जा रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ जा रहा होगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। साइक्लिक प्रोसेस भी इसमें यूज़ हो रहा है, एडियाबैटिक की भी इक्वेशंस लग रही हैं, आइसोथर्मल का वर्क डन, आइसोकोरिक का वर्क डन, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ यहाँ पे पूछ ली गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज़ अच्छी है कि जो V2/V1 का रेशियो है, ये वाला रेशियो, ये वाला जो रेशियो है बच्चों, वो 3 ऑप्शन में यूज़ किया। मतलब ये है कि मैं अगर V2/V1 की कैलकुलेशन 8 के लिए कर लूँ तो मैं एक साथ 3 ऑप्शंस को सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन के अंदर है। फिर उन्होंने बोला कि फॉर अ गिवन वैल्यू एफिशिएंसी जो है वो टेम्परेचर, उसको भी अभी देख लेंगे हम कि वो कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो ए से बी का जो प्रोसेस है ना भाई, ये आइसोथर्मल है। तो ए से बी वाला जो टेम्परेचर है मैं इसको टी मान लेता हूँ, मैंने पहले ही इसको टी मान लिया, ठीक है। और ए से बी फिर बी से, अब ए से सी, जो सी से ए है वो एडियाबैटिक है, और मोनोटॉमिक इन्होंने बोल दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी हो गई 3, और गामा हो गया इसका 5/2,
3। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ए से सी के टेम्परेचर की, क्योंकि वो यहाँ पे पूछा गया है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट सी, राइट। तो ए से सी में इक्वेशन लगाइएगा तो बताइए क्या मिलेगा, टेम्परेचर इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, ये मिलेगा आपको। तो टेम्परेचर एट सी इंटू वॉल्यूम एट सी, गामा -1 हो जाएगा 2/3, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ए इंटू वॉल्यूम एट ए 2/3। तो टेम्परेचर एट सी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ए को मैंने टी ही मान लिया क्योंकि आइसोथर्मल है, तो ये बन जाएगा वी ए बाई वी सी, है ना। अब सोचो वी ए बाई वी सी इज वी वन बाई वी टू, और वी वन बाई वी टू जो है दैट इज 1/8, तो 1/8 की पावर 2/3, तो ये बच्चों निकल के आ गया T/4, राइट। तो टेम्परेचर एट सी जो है, टेम्परेचर एट सी जो है वो 4 गुना कम है, तो यही इक्वेशन है कि देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट सी। तो ऑप्शन सी तो बच्चों हो गया है करेक्ट, ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि V2/V1 अगर 8 है तो प्रेशर ऑफ द गैस एट A इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ द गैस एट B। भाई साहब ये तो साफ साफ ही गलत है। क्यों? क्योंकि A से B अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर एट A इंटू वॉल्यूम एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B इंटू वॉल्यूम एट B। अब वॉल्यूम जो है वो 8 गुना हो गया, तो प्रेशर को 4 की जगह ना 8 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, कि प्रेशर एट A इज 8 टाइम्स द प्रेशर ऑफ प्रेशर एट B, क्योंकि वॉल्यूम 8 गुना बढ़ गया है, ठीक है, तो प्रेशर 8 गुना घटा होगा, पर यहाँ 4 दिया, इसका मतलब डी जो है ये तो पर्टिकुलरली गलत है ही है, राइट। अब बात करते हैं बचे हुए ए की। तो ऑप्शन ए में देखो क्या हुआ, मुझे इस प्रोसेस का टेम्परेचर पता है टी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, T/4 है, राइट। तो अब हीट कहाँ से कहाँ जा रही होगी उसका एक बार फ्लो देख लो, कि यहाँ से तो हीट अंदर आएगी, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर घट रहा है तो हीट को बाहर जाना है। इस वाले में तो क्योंकि एडियाबैटिक है तो हीट का ट्रांजैक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर क्वेश्चन नहीं भी देता तो भी मुझे पता है कि एफिशिएंसी को मैं कैसे लिखता, 1 माइनस ये जो Q आउट है, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय Q इनपुट, ये एफिशिएंसी अपन वैसे भी लिखते। अब जो इनपुट हीट है वो साइड में निकाल लो भाई, तो इनपुट हीट आएगी आपके पास nRT ln V2/V1, है ना, सिंपल फॉर्मूला। तो ये बन गया nRT ln 8, और ln 8 को आप लिख सकते हो 2.1 nRT, ठीक। ये कैसे लिखा मैंने, 3 बाहर आएगा, ठीक है, और 3 ln 2 को 0.7 दे तो 2.1 nRT आ गया। तो ये आपका जो QN है तो भाई वो तो सेट हो गया। B से C में अगर बात करें तो B से C के अंदर जो आउट हीट निकलेगा, है ना, वो आप निकाल सकते हो NCV डेल्टा T से, क्योंकि वर्क तो हुआ नहीं है, जो भी चेंज आया वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो बाहर निकलेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास N इंटू 3R/2, और डेल्टा टी का मॉड अगर देखोगे तो 3T/4, तो ये बन गया आपके पास 9/8 ऑफ nRT विच इज़ डेफिनेटली स्मॉलर देन 2.1, है ना। तो वो तो कंफर्म था, वैसे भी होना ही था। मतलब V2/V1 अगर 8 के बराबर नहीं भी होता, कुछ और नंबर भी होता ना, तब भी ये ट्रू होता ही होता, क्योंकि यहाँ से आने वाली हीट और ये वाला मतलब ठीक है होना ही था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बच्चों ये भी अपना कैसा है, करेक्ट आंसर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बी ऑप्शन को एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ना आपको इसमें दिमाग लगाना, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो बी ऑप्शन क्या है, फॉर अ गिवन वैल्यू V2/V1, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है उसको तुम कुछ बीटा मान लो, है ना, कुछ भी हो सकता है बीटा। ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टी पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि Q आउट जो है वो तो अभी भी 2.1 nRT जैसा ही कुछ रहेगा, मतलब उसको आप Q आउट को आप लिख सकते हो nRT ln ऑफ बीटा, है ना, V2/V1 जो भी हायर अपॉन लोअर हो गया, ठीक है। तो इसमें तो T आ गया। अगर मैं प्रूव कर दूं कि Q आउट जो है, अरे यार सॉरी, ये है QN, है ना। Q आउट की बात करें, Q आउट में अगर मैं इस बात को प्रूव कर दूं कि टेम्परेचर आएगा और टेम्परेचर ऊपर टेम्परेचर कट जाएगा, तो भाई अपन ने प्रूव कर लिया। तो इधर भी देखो क्या लिखेंगे अपन, NCV डेल्टा टी, है ना, उसका मॉड ही चाहिए अभी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही दी था कि हीट बाहर जा रही है। तो ये हो जाएगा N 3R/2। डेल्टा टी की बात करोगे तो इट विल बी टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट C। अब बताओ कि टेम्परेचर एट B जो है, ठीक है, टेम्परेचर एट B जो है वो तो T ही है, और C पे जो टेम्परेचर होगा क्या मैं वापस इस एडियाबैटिक प्रोसेस से निकाल सकता हूँ?
तो टेम्परेचर एट सी विल बी इक्वल टू टी टाइम्स 1 बाई बीटा की पावर 2/3, मतलब टी तो कंफर्म आना ही आना है ना भाई, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा टी बाई बीटा की पावर 2/3, ठीक है। इससे तुम्हें क्या पता चला कि टी फिर से कॉमन ले सकते हो, और टी कॉमन लोगे तो ऊपर वाले टी से वो यहाँ पे कट सा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब V2/V1 का रेशियो कुछ भी हो, जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो B इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जेईई एडवांस ने इस बार 3D वेव को भी एक्सप्लोर किया है, वेव वेक्टर वगैरह, वेव नंबर को भी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के पहले, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को 3D वेव इक्वेशन नहीं पता होती, तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि 3D वेव इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो किसी भी वेव का अगर आप फेज लिखेंगे तो वो होता है बच्चों 3D वेव के लिए -k.r, ठीक है। हाँ जी, तो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स समझते हैं ना आप, के एक्स कहाँ से आता है, वो एक्चुअल में 3D में वो होता है k.r, और जिस k को आप एंगुलर वेव नंबर समझते हैं वो एक एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो जो k वेक्टर होता है ना, k वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू वेव वेलोसिटी, ठीक है। जो जिधर भी वेव वेलोसिटी होगी उसके पैरेलल है, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जिधर स्पीड ऑफ लाइट जा रहा होगा उधर ही k वेक्टर होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ यहाँ पे इस वाले नंबर से, तो बता ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट, आर क्या होगा बच्चों, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्स माइनस के वाई वाई माइनस के जेड जेड, ठीक है। अब आप सोचो कि जब भी आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ा है, इसका मतलब के वाई के जेड वहाँ पे ज़ीरो हो रहा था, और आपको समझ में भी आएगा कि अगर सी जो है आपको सी लिखना है तो बताओ सी किसके पैरेलल आता, सी आपको पैरेलल मिलता के वेक्टर के, और के वेक्टर खुद में ही क्या है बच्चों, k1 आई कैप प्लस k2 जे कैप प्लस k3 के कैप। आगे बात समझ में, इसके पैरेलल है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स जब होता है तो माइनस हटा के के एक्स जो है वो एक्चुअल में उसका वेव कांस्टेंट है, राइट। तो ये मिल गया। अब यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर अगर करोगे तो के वेक्टर आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -3 जे कैप और -4 के कैप, और जो डायरेक्शन होगा देखो आराम से दिख गया ये वाला, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो ऑप्शन ए जो है ना भाई वो करेक्ट है एकदम, ठीक है। अब इन्होंने पूछा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर इज 0.5 मीटर इनवर्स, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो k है यहाँ पे वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, साफ साफ तुम्हें लग रहा है कि k का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, k 5 रेडियन पर मीटर, ठीक है भाई। ओमेगा टी रेडियन पर सेकंड्स में है, तो ये वाला जो है ना एंगुलर वेव नंबर, इसकी यूनिट्स भी किस में चलेंगी, रेडियन पर मीटर में चलेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 रेडियन पर मीटर है, पर फिर भी इन्होंने ना यहाँ पे मान लेते हैं कि मीटर इनवर्स बोल दिया, तो मान लेते हैं कि भाई 1/λ की बात हो रही है, ठीक है। वो भी अगर करके देख लो तो मैं अगर इसको 2π/λ के भी बराबर कर दूं भाई, तब भी जो है 0.5 मीटर मैच नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो तो पक्का ही गलत है। ओमेगा निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ओमेगा बाई के जो है वो स्पीड ऑफ वेव होगा, तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, के अभी हमने निकाला 5, और वैक्यूम में चल रही तो 3 × 10⁸, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये भी एक ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। रही बात ऑप्शन डी की, तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव इज गिवन बाय, ये सब आपको दे दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E0/c, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैंने देखा कि भाई E0/c मैग्नीट्यूड है, पर यहाँ पे ना भाई मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही दे रखा, देखो कैसे, ये तो साइन का फंक्शन है, ये तो -1 से +1 में जा रहा है, E0/c × 4j - 3 के कैप ये दे दिया, तो ये तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 E0/c थोड़ी ना बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहीं से मुझे पता चल गया कि ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। फिर भी अगर आप करेक्ट ऑप्शन निकालना चाहते हो तो ये वाला डायग्राम याद करो जो आपको क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है, कि E क्रॉस B जो है वो C देता है, E क्रॉस B आपको C देता है। तो अगर मुझे B निकालना है तो मैं बोलूँगा कि B कैप जो है वो C
सी क्रॉस ई के बराबर आएगा। देखो सी क्रॉस ई दिखा, इसके पैरेलल आना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो असली आंसर में 3k माइनस 4j आएगा। ठीक है, 3k कैप मतलब इस वाले फंडे को, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से की जगह अगर मैं लिख देता 3k कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5 तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ द डेंसिटी 6 रो एंड 2 रो। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर एक टैंक दिया हुआ है जिनकी 2 डेंसिटी अलग अलग है। इसकी डेंसिटी है आपकी 6 रो एंड ऊपर वाली डेंसिटी है 2 रो। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू द हाइट L/2 फ्रॉम द बॉटम एंड थिन रोड ऑफ द डेंसिटी रो। इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, रो, एंड द लेंथ L इज फुली इमर्ज्ड and hinged at the bottom so that it can oscillate freely as shown in figure. If the rod is slightly disturbed from its equilibrium, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है इक्विलिब्रियम से, the time period of oscillation is 2 pi by n root L by g, where g is the acceleration due to gravity, the value of n। मुझे L की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है ये, कि जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, ओके, तो यू विल सी हियर कि अगर मैं पहले यहीं की बात करता हूँ तो अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ये इधर, तो डिस्टर्ब करते ही आपको पता लग जाएगा कि इसके ऊपर एक तो लग रहा है सेंटर पर mg नीचे, कहाँ लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ओके। तो mg तो इसको क्लॉकवाइज लेना चाहता है, लेकिन जो बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा इस टोटल लिक्विड का, वो इसे वापस एंटी क्लॉकवाइज लाना चाह रहा होगा। तो एक बायोन्सी फोर्स तो ऊपर वाले लिक्विड की वजह से मान लेते हैं B1 और एक मान लेते हैं अपन नीचे वाले लिक्विड की वजह से B2। तो B1 और B2 क्या करेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहेगा, जबकि mg क्या करेगा, इसे क्लॉकवाइज लेना चाहेगा। ठीक है, तो अब इसका ऑसिलेशन हमें निकालना है। तो इसके ऑसिलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, पहले रोड कैसे थी आपकी, बिल्कुल ऐसे थी, सीधी, पहले रोड आपकी ऐसे सीधी थी। अब आपने उसको इस तरह से टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पर, ठीक है। mg मैंने यहाँ लगा दिया और B1 मैंने यहाँ लगा दिया और B2 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो B1 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। B1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा B1 साइन थीटा, B2 का भी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, B2 साइन थीटा, और mg का इधर आ जाएगा आपका mg साइन थीटा। मैं इस सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखना चाहता हूँ, तो सारी लेंथ मेरे को मालूम है, मैं टॉर्क लिखता हूँ, नेट टॉर्क इक्वल टू mg का लिखेंगे पहले mg साइन थीटा इंटू टोटल लंबाई तो L है ही सही, तो ये हाफ पे लगेगा mg, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास L/2। अब देखो इसका टॉर्क है, उसका टॉर्क उधर कितना आ गया, बायोन्सी B1 का टॉर्क लिखो तो B1 साइन थीटा कितना आएगा, B1 साइन थीटा इंटू 3L/4 माइनस B2 साइन थीटा इंटू L/4, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/4 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये आ जाएगा, तो बराबर कितना होगा मेरे पास, I अल्फा इक्वल टू मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द रोड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका A इंटू L G साइन थीटा L/2 माइनस B1 लिखो, B1 कितना हो जाएगा 2 रो VG, VG के अंदर लेंथ आएगी आपकी L/2 ऊपर वाली ही, L/2 इंटू A इंटू G साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास 3L/4 और माइनस ये हो जाएगा B2 वाला 6 रो, ठीक है। VG वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका L/2 इंटू A G साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी कुछ गलत मिस्टेक तो नहीं हुई ना यहाँ पर, हाँ एकदम सही है, और ये हो जाएगा मेरे पास L/4। तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारे पास, ये मेरा हो गया I अल्फा। नाउ मैं कॉमन ले रहा हूँ रो A L स्क्वायर बाय L स्क्वायर लेता हूँ बस G और साइन थीटा, ये मेरा पूरा कॉमन आ गया इसके अंदर। तो यहाँ बचा मेरा 1/2 माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा मेरा 3/4, ओके।
डन। और यहाँ से ये कितना हो गया, ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा अगेन -3/4। ठीक, इसको सोल्व करते हैं। तो अब आई कितना होता है, रोड का आई होता है ml²/3। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर m ऑफ रोड, और मास ऑफ रोड कितना हो जाएगा, रो ए एल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m l² बाय 3 इंटू अल्फा रो ए l² जी। साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो इसे मैं थीटा कर देता हूँ, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है हमारे यहाँ पर। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, आप 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया, 2 - 3 -3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा 2, तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रो से रो गया मेरा, ए से ए गया मेरा, और एल से l² से l² गया मेरा यहाँ पर, है ना। तो मेरा इस साइड जो बच जाएगा मेरे पास थोड़ा सा, ये एल, तो ये एल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये एल। ये पूरी क्वांटिटी -1 आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा l/3 इज इक्वल टू -g थीटा, ये आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल ऊपर जाएगा -3g/l इंटू थीटा। अपन इसे कंपेयर कर लेंगे -ω² थीटा से, तो ओमेगा कितना आ जाएगा मेरे पास, √3g/l। टाइम पीरियड इज 2π √l/3g। बट इन क्वेश्चन यू विल सी का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया है 2π/n √l/g। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो यू विल गेट n इज इक्वल टू √3 और यह जाएगा 1.732। तो आप आंसर दे सकते हैं 2 डेसिमल तक 1.73। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर 5 कार्नोट इंजन्स ईच विद एफिशिएंसी ईटा। जो पांचों के पांचों कार्नोट इंजन है उनकी एफिशिएंसी कितनी ईटा है, एंड सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम आर ऑपरेटिंग बिटवीन 6 हीट रिजर्वायर, 1 2 3 4 5 6, कितने हीट रिजर्वायर हो गए, 6 हो गए। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर साइकिल बाय वन इंजन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द नेक्स्ट इंजन। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने जो Q1 हीट रिलीज की इसने, तो सेकंड वाले ने Q1 हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये Q2 हीट रिलीज करेगा तो ये Q2 हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। कंसीडर Q0 टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन एंड W एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ऑल द इंजन्स पर साइकिल। देखो हर एक के यहाँ क्या हुआ, यहाँ W1 वर्क हुआ, यहाँ W2 हुआ, यहाँ W3 हुआ, तो टोटल वर्क डन है वो कितना हो गया, W बोल रहा है ये, टोटल वर्क डन पर साइकिल। Then the net efficiency of the system is found to be n eta, n net बराबर eta net बराबर W upon Q0 211/243 the value of eta, यानी कि एफिशिएंसी की वैल्यू पूछ रहा है। इन सबके कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी कितनी आएगी इसके बारे में यह पूछ रहा है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो बच्चों अपन, तो अपन जानते हैं सबसे पहले तो कि जो वर्क है W वो कितना हो जाएगा। तो मेरे पास जो W1 हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास Q0 माइनस Q1। इसी प्रकार W2 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q1 माइनस Q2। इसी तरह से W3 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q2 माइनस Q3। ठीक है, इसी तरह W4 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q3 माइनस Q4। और लाइक डेट W5 कितना हो जाएगा, आप सब जानते हैं ये हो जाएगा Q4 माइनस Q5। ये आ गया। तो जो मेरा नेट वर्क डन आएगा क्या, इन सबको जोड़ के आएगा। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कितना हो गया मेरे पास, वो हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा मेरे पास नेट वर्क डन Q0 माइनस Q5। तो आपके पास ये नेट वर्क डन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी। हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है नेट वर्क डन अपॉन नेट वर्क डन अपॉन जो हीट इनपुट है ये हुआ, ये हो गई आपकी। तो देखिए
एन नेट कितना आ गया मेरे पास आ गया यहाँ पर क्यू नॉट माइनस Q5 अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द आंसर। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे Q5 निकालना है क्यू नॉट की टर्म में, जब भी मैं एन ईटा नेट लिख पाऊंगा, 1i नहीं लिख पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ईटा एफिशिएंसी ईटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप देखोगे ध्यान से, 1 माइनस क्यू नॉट अपॉन Q1। इसे थोड़ा सोल्व करोगे तो मेरे पास Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी आपके पास क्यू नॉट 1 माइनस ईटा, ये आ जाएगी। इसी टाइप से मैं सोल्व करूँगा आगे तो Q2 कितना आ जाएगा मेरे पास, क्यू नॉट 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। सोल्व करते जाओगे तो Q5 जो आ जाएगा मेरे पास, और सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा मेरे पास क्यू नॉट 1 माइनस ईटा की पावर 5। ये आ गया मेरे पास। इसको मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, एन ईटा नेट डेट इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस कितना हो गया, ये क्यू नॉट 1 माइनस ईटा पावर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका क्यू नॉट। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास, ये दिया हुआ है देखो 211 अपॉन 243। ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्यू नोट चला जाएगा, क्यू नोट चला जाएगा, क्यू नोट चला जाएगा, तो मेरे पास जो ईटा आता है वो आता है 1/3 इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट कॉम्बिनेशंस इंजन। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ पॉइंट में, 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in figure, an insulated container is fitted with a thermally conducting but immovable partition P1 and a freely movable but thermally insulated piston P2. Partition P1 with thermal conductivity K, cross sectional area A and width X divides the container into two sections S1 and S2, each containing 1 mole of the monoatomic gas. The piston P2 moves freely such that the gas in H2 is always at the atmospheric pressure, and initially the difference between the temperature S1 and S2 is delta T naught. The time it takes for temperature difference to become delta T naught by 2 is NXR by K है, where R is the universal gas constant, the value of N is, मुझे हमें L की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, ये वो टाइम है जब टेम्परेचर डेल्टा T नॉट बाई 2 हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर दो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है पहले वाले के अंदर, ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और ये जो वाला जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों, ये वाला है कांस्टेंट प्रेशर पर है। यहाँ पी नोट है तो यहाँ पर भी पी नोट, तो ये तो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये होगा मेरा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को करना है। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ दोनों में टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही सही। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो कैसे होगा, इस वाले से इधर मान लो हीट का फ्लो हो रहा है, ये तो इधर से हीट जा रही है, और ये तो हीट लॉस कर रहा है और ये हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब हीट को अपन लिखते हैं तो लिखते हैं अपन क्या, dq बराबर n cv डेल्टा टी, ये लिखते हैं dt। ओके, जो भी टेम्परेचर में चेंज आता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखूंगा और यहां मैं किसके लिए लिखूंगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब आप खास बात देखो, यहाँ 1 मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 मोल, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी। ओके, Cv और Cp की अलग अलग वैल्यू आएगी। Cv की वैल्यू किसके लिए लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के लेंगे, और Cp की वैल्यू किसके लिए लेंगे अपन लोग, कांस्टेंट प्रेशर के लेंगे। किसके लिए लिखनी है अपने को, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखनी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं हीट देता हूँ dq, तो dq कितना हो जाएगा, माइनस
सी वी डी टी। मैंने माइनस क्यू लगाया क्योंकि हीट लॉस कर रहा है। फिर मैं लिख रहा हूँ यही हीट किसको मिल रही है, Cp को, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो दूसरे H2 सेक्शन को ये हीट मिल गई और X1 सेक्शन के लिए ये हीट हो गई हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ पर? ओके, ये वाली बात हो गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस में T1 करता हूँ, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस में T2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया DT1, DT1 हो जाएगा मेरे पास DQ बाय CV माइनस साइन के साथ, और दूसरा D2 कितना हो जाएगा बच्चों, D2 हो जाएगा DQ बाय CP। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, क्या लेना है मुझे, टेम्परेचर डिफरेंस। यदि मैं यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा D T2 माइनस T1, ओके है ना। या फिर सॉरी, इसका इससे डिफरेंस करेंगे अपन तो, ताकि माइनस साइन का अपने डिफरेंस नहीं आए बाद में, तो अपने को यही करना है क्योंकि T1 को ही हाई रखना है अपने को इधर। तो D T1 माइनस T2 किया आपने, तो ये कितना आ गया, माइनस DQ कॉमन ले लिया तो यू विल सी 1/CV प्लस 1/CP, ये हमारे पास आ गया। नाउ आई कैन राइट व्हाट इज दिस, दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ये आ गया मेरे पास D डेल्टा T, ओके। और यहां देखिए कि माइनस DQ, इसको मैं लिख सकता हूं CV, CV बराबर कितना होता है 3/2R, तो ये हो जाएगा 2/3R प्लस, और CP कितना हो जाएगा फॉर 1 एटॉमिक गैस, 5/2R, ठीक है। एक मिनट CP देखते हैं अपन, नहीं 3/5R होना चाहिए। अब CV कितना होता है फॉर मोनोट में, ये हो जाता है 3/2R होता है, ठीक है। और अपन जानते हैं कितना होता है CP माइनस CV बराबर 3/2R होता है। तो CP कितना हो जाएगा, ये R होता है सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 5R/2, कितना हो जाएगा ये 5R/2, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा जस्ट यहाँ पर, तो यू विल सी, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जल्दीबाजी में लिख दिया है 2/5R, ऐसे आप निकाल सकते हो कभी, और तरीके भी निकालने के आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, तो ये मैंने अलग से CP और CV के लिए किया है, तो मेरा एक काम तो पूरा हो गया कि ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इससे मुझे टाइम कैसे निकालना है, ठीक। तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपन जानते हैं DQ बराबर बाई DT बराबर कितना हो जाएगा, ये KA चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा वहाँ पर, डेल्टा T आ रहा है, अपॉन कितना हो जाएगा ये X हो जाएगा। तो मेरा DQ कितना हो जाएगा, द DQ इजकल टू KA डेल्टा T बाय X इंटू कितना हो जाएगा ये DT हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। अब मैं DQ को यहाँ पर रखूँगा और सोल्व करने के बाद D/डेल्टा T, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, है ना, माइनस KA डेल्टा T अपॉन X, इसको सोल्व कर लो, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 15R, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 16, ये हो गया। और क्या बचा हमारे पास, केवल और केवल DT बचा है, बस। देखो अब अपने पास आंसर आने वाला है, कितना इजी काम हो गया। डेल्टा T को यहाँ भेज देंगे, तो मैं अगली स्लाइड में लेता हूँ यहाँ पर D डेल्टा T, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास डेल्टा T आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16/15 KA अपॉन X इंटू DT, और यहाँ माइनस साइन था, एक बार चेक कर लेते हैं इसको अपन, KA 16/15 R हो रहेगा, देखो अपने पास यहाँ R आएगा नीचे और नीचे X आएगा, ठीक है, तो R हो गया यहाँ पर। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड 0 से T, पहले यहाँ डेल्टा T था, अब कितना हो गया डेल्टा T बाय
2। तो सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस 16 बाहर 15 KA x r और ये t हो जाएगा। यहाँ माइनस लोगे तो ये हो जाएगा आपका ln 2 और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा 16/15 KA अपॉन एक्स आर इंटू टी। ठीक है यहाँ तक। तो यू विल गेट कि आपको पास टाइम कितना आ गया। तो मेरे पास जो टाइम आया वो आया 15x r ln2 अपॉन 16 KA, ये मेरे पास टाइम आ गया। तो उन्होंने जो मुझे आंसर निकालने के लिए दिया कि 15 ln2 एक्स आर अपॉन 16 KA। ln2 की वैल्यू दी हुई है। ln2 की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने 0.7, 15 इंटू 0.7 अपॉन 16 एक्स आर अपॉन KA हो गया मेरे पास यहाँ पर। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 15 इंटू ये हो जाएगा आपका 10.5 अपॉन 16 एक्स आर अपॉन KA। इसको सोल्व करेंगे तो 0.656 ऐसे कुछ आता है और ये होगा एक्स आर अपॉन KA। अगर 2 डिजिट में आंसर देना है तो यू विल गेट 0.66 एक्स आर अपॉन KA। अब इसी टाइम को कंपेयर करना था मुझे, इसी टाइम को क्वेश्चन में कंपेयर करना था और इसकी वैल्यू पूछी थी। तो कितनी आ गया अपने पास आंसर। यहाँ पर जो n का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.66 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस r and height h with its tip at the origin। इसकी टिप कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन की रखी हुई है। Origin is rotating about z axis with an angular velocity omega as shown in the figure. The cone carries a total charge q uniformly distributed on its curved surface. The magnitude of the magnetic field at point 0, 0 z, where z is greater than r and the z is greater than h is, this is the value of n। हमें n निकालना है और सबसे बड़ी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल सी बात है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, वही मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, इस पर रिंग मान लेंगे, रिंग मारकर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता हूँ तब भी मैं इसको आंसर कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, जेड उसने बहुत दूर दिया हुआ है, जेड क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर कैसे आंसर निकालते हैं हम लोग, हमें जानते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसे मैग्नेट होती है ऐसे प्लस एम माइनस एम होता है यहाँ पर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है और यहाँ से काफ़ी दूर डिस्टेंस मान लो ये जेड मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन जेड क्यूब। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ यहाँ पर तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर इस पूरे सर्कुलर कोन का मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता हूँ तो आसानी से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके जेड डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा। तो मैं पहला काम करता हूँ M निकालने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई बार मैग्नेट तो है ही नहीं। ठीक है, अगर बार मैग्नेट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन जानते हैं कि कोई भी रिंग है, मान लो कोई एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रही है, इस पर चार्ज Q है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जा सकता है M बराबर NIS है। कैसे लिखा जाता है, NIA, और I कितना हो जाएगा, I हो जाता है मेरे पास I बराबर Q बाय T, और Q को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब क्या करूँ मैं आगे, तो अब देखते हैं इसी प्रिंसिपल को काम में लेते हुए मैग्नेटिक को निकालते हैं मोमेंट। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये मेरे पास एक कोन है, यहाँ पर मैंने इस कोन को ऐसे बना लिया थोड़ा मेरी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, और ये उसकी एक्सिस हो गई। मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, जो काफ़ी दूर है। ये इसकी रेडियस r है और इसकी जो ऊंचाई लंबाई दी हुई है वो h दी हुई है। ये सब कुछ गिवन है और इसके ऊपर चार्ज भी गिवन है
और जो वो चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है। थोड़ा आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को, कैपिटल क्यू दिया हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक रिंग कंसीडर किया। क्या किया मैंने? एक रिंग कंसीडर किया, ये वाला कहीं पर भी ऐसे एक रिंग कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं यहाँ एल है और एल पर जाकर मैंने डी एल लिया, एल पर जाकर मैंने डी एल लिया। ओके, अब ये रिंग है ये ओमेगा से घूम रही हुई, कोई कोण भी ओमेगा से घूम रहा है। तो सबसे पहले मैं छोटी सी रिंग का छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेता हूँ। ओके, इसका छोटा मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो इसमें चार्ज होगा डी क्यू। कितना चार्ज होगा? डी क्यू होगा। तो यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मेरा डी एम आ जाएगा, डी एम बराबर कितना हो जाएगा? एन आई ए, आई कितना हो जाएगा? डी आई इंटू ए हो जाएगा। मेरा काम है अब एरिया लिखना और डी आई लिखना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ काम करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर लेट दिस इज एंगल, दिस एंगल इज थीटा और दिस इज वाई। रेडियस मैंने कितनी ले ली? इसकी वाई ले ली। मान लेते हैं एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाले भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं रिंग का एरिया की बात करता हूँ तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग? एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 2 पाई वाई, ये तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया और वो हो गया उसकी विड्थ डी एल। डन। डी आई लिखना है तो व्हाट इज डी आई? डी आई हो जाएगा मेरे पास डी क्यू अपॉन टाइम टी, और आप लिख सकते हो टाइम टी को डी क्यू बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी मामला ठीक है। लेकिन चार्ज को भी मुझे, ये चार्ज भी वेरिएबल हो जाएगा फिर तो चार्ज को मुझे हटाने के लिए इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखो, ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसका डेंसिटी मान लेता हूँ मैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन पाई आर एल, दिस विल बी डेंसिटी। तो डी क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? डी क्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया, किसका? इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास? डी ए, ये हो जाएगा। तो व्हाट इज डी क्यू? तो डी क्यू इसको जाएगा मेरे पास क्यू अपॉन पाई आर एल। और व्हाट इज डी ए? डी ए ये मेरे पास एरिया होगा किसका? रिंग का। तो एरिया कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर? इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई वाई इंटू डी एल। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, जो एरिया है ये अपने वो वाला नहीं ले रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट में जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ए बराबर पाई वाई स्क्वायर, ये वाला एरिया आएगा। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि इसके अंदर एरिया उसी का आता है। ओके, तो अब देखिए आपके मेरे पास डी क्यू भी आ गया, तो डी आई क्या हो गया मेरे पास? तो जो मेरे पास जो डी आई आया वो आ गया डी क्यू। डी क्यू कितना हो गया? क्यू 2 पाई वाई डी एल अपॉन पाई आर एल। ठीक है, और नीचे कितना बचा? 2 पाई, ऊपर कितना हो गया? ओमेगा। 2 पाई से 2 पाई चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये डी आई आ गया मेरे पास। तो मेरा डी एम कितना हो गया? अगर मैं डी एम लिखना चाहूँ तो डी एम विल बी क्यू ऊपर है, वाई ऊपर है, डी एल ऊपर है, ओमेगा ऊपर है, पाई आर एल, और ये कितना हो जाएगा मेरा एरिया उसका? पाई वाई स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर। फिर अगेन पाई से पाई कट जाएगा मेरा यहाँ पर। तो ये मेरा डीएम आ गया। अब इस डीएम को और मुझे अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। पीछे लेके जाता हूँ अगले पेज पर। तो मेरा डीएम कितना है बच्चों? डीएम बराबर, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, क्यू वाई डी एल ओमेगा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब, तो क्यू वाई क्यूब ओमेगा डी एल तो ऊपर है, क्यू वाई क्यूब ओमेगा डी एल तो ऊपर है, और नीचे क्या था? आर इंटू एल नीचे था, आर इंटू एल नीचे है। अब इसे सोल्व करना है तो देखो यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ रही है हमें। क्यू यहाँ पर है, ओमेगा है, नीचे कितना है? आर एल है, ये वाई क्यूब हो गया और ये डी एल हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि 0 से एल तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पर वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब हटना चाहिए। तो वाई क्यूब के लिए क्या करता हूँ, उस डायग्राम में आप देखोगे कहाँ पर, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखोगे
तो u इधर थीटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y था, यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, ये लंबाई l है और ये लंबाई कैपिटल L है। तो आप देखो साइन थीटा बराबर y बाई एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई एल। तो स्मॉल l किसके बराबर, y किसके बराबर आ गया, y आ गया मेरे पास r l अपॉन l। इसे यहाँ रख दो तो द मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन आर एल, देखो y क्यूब तो r क्यूब एल क्यूब अपॉन कैपिटल L क्यूब और dl, ठीक है। और इसी को इंटीग्रेट करना है तो सबसे बढ़िया बात है यहाँ लगा दिया 0 से कैपिटल L, ये हो जाएगा इंटीग्रेट। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आंसर आ गया, क्यू ओमेगा आर क्यूब, नीचे आ गया r l की पावर 4 और दिस विल बिकम l की पावर 4/4। इससे ये कट जाएगा, r से ये कट जाएगा, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4/4, ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आया। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट 2m अपॉन 4πz क्यूब। नाउ कीप m की वैल्यू रखते हैं तो म्यू नॉट इंटू 2 क्यू डब्ल्यू ओमेगा आर स्क्वायर 4π/4z क्यूब, ठीक है। इससे ये काट देते हैं तो मेरे पास जो b आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4πz क्यूब, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आया। नाउ आई हैव टू चेक इट ऑन, यहाँ पर देखें तो यही वाली वैल्यू आई थी, म्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर ओमेगा ऊपर था 4πz क्यूब, तो यहाँ पर ये n की वैल्यू है। तो उन्होंने जो दिया है वो ये दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपको लिखना है वो लिखना है b बराबर n म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4πz क्यूब। इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। तो कैसे कंपेयर करोगे आप कि n की वैल्यू को 1/2 से वैल्यू कंपेयर कर दो, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.5। तो बच्चों क्वेश्चन 13 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लिस्ट 1 शोज 4 कॉन्फ़िगरेशन मेड ऑफ स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर नैरो ट्यूब्स कंटेनिंग एयर। तो ये एक P कॉन्फ़िगरेशन है, Q कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद आगे आप देखोगे तो ये R है और ये S, ठीक है। ऐसे ट्यूब्स हैं हमारे पास जिसमें साउंड वेव जिसकी वेवलेंथ 0.29 मीटर है वो यहाँ S से एंटर हो रहा है और D पे हमने डिटेक्टर रखा है। 0.29 meter enters this structure at point S and sound detector is placed at D. Between point S and D, the sound wave only travels only through tube. मतलब ये साउंड वेव या तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इसमें देखो तो यहाँ से जाएगा और दूसरा यहाँ से जाएगा। List 2 contains possible smallest value of L. ये जो L है डायमेंशन L, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लिस्ट 2 में दी हुई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। डिटेक्टर यहाँ पे क्या डिटेक्ट करे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर की इफेक्ट को हमें ध्यान में नहीं लेना है और हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू L की बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे D पे हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दो वेव का मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस
लैम्बडा का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, हाँ या ना, और उसमें भी हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल कहा है। तो सबसे पहला पॉसिबल पाथ डिफरेंस जहां पे आएगा वही हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा एन की वैल्यू, हम क्योंकि हमें एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो देखो ये पाथ और ये पाथ इक्वल तो हो नहीं सकते, कुछ तो पाथ डिफरेंस है ही। हर एक केस में देखो दोनों पाथ सेम तो नहीं है, कुछ तो पाथ डिफरेंस है। वो पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा हो तब मैक्सिमा आएगा, वो पाथ डिफरेंस जब एन लैम्बडा हो तब क्या आएगा, मैक्सिमा। और उसमें भी हमें एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा में मैं एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 ले लेता हूँ। सो जब जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें ये वाला पाथ अगर आप देखो तो सेमी सर्कुलर है, तो इसको मैं पाई आर कह दूं, और ये वाला 2r है। तो एक पाथ हो गया पाई आर और एक पाथ हो गया 2r। तो पाई माइनस 2r इज इक्वल टू लैम्बडा। यहां तक पहुंच गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2r l के बराबर, तो r हो जाएगा l/2। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो पाई माइनस 2 l/2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको l की वैल्यू मिलेगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको l की वैल्यू मिलेगी। अब पाई की वैल्यू डाल दो, 3.14 माइनस 2 करो तो 1.14 डिवाइड बाई 2 इंटू एल। लैम्बडा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.29, तो L की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.29 डिवाइड बाय 0.57। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1.14 डिवाइड बाय 2 तो 0.57। 0.29 डिवाइड बाय 0.57 करो, 0.29 डिवाइड बाय 0.57 करो, तो ये आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा 0.51। यानी आपका P जो है वो 3 से मैच हुआ। यहां तक समझ में आया? P 3 से मैच हुआ। इसको जब आप डिवाइड करोगे 0.29 को 0.57 से, 29/57 एक बार करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हमने कर लिया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है, तो दूसरे में एक रास्ता है आपका, दूसरे के लिए मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं। एक रास्ता ये वाला है, तो ये 0.5L, फिर ये L, फिर ये 0.5L, यानी टोटल लेंथ 2L। और दूसरा रास्ता ये है L, तो 2L माइनस L, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा, यानी L मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा दिया है 0.29। तो दूसरे केस में यानी कि Q में अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो L की वैल्यू 0.29 होनी चाहिए। 0.29 लिस्ट 1 2 में देखो आप, तो 1 2, उसके बाद आगे देखो यहाँ पे है, तो Q आपका मैच हुआ 4 के साथ, P 3 के साथ मैच हुआ है, Q 4 के साथ मैच हुआ है। R की बात करते हैं, तो R में अगर ये वाला रास्ता देखो तो ये है L और ये है पाई R, हाफ सर्कल है, तो एक रास्ता है L प्लस पाई R, दिस इज फर्स्ट पाथ, और ये दूसरा रास्ता है L, दिस इज सेकेंड पाथ। दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा, सो L कैंसिल, पाई R मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। अब R, इस पाथ की रेडियस कितनी होगी, तो ये जो हाइपोटेनस है ट्रायंगल का वो √2L होगा, और √2L 2R के बराबर होगा। ये √2L जो है वो इस सेमी सर्कुलर का डायमीटर हो जाएगा। तो आप R की जगह पे √2L/2 यानी कि L/√2 लिख सकते हो। तो आपका L आ जाएगा √2 लैम्बडा अपॉन पाई। √2 लैम्बडा की वैल्यू 0.29 अपॉन पाई 3.14। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर 1.41 0.29 डिवाइड बाय 3.14, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.13 आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा।
यानी जैसे P3 से मैच हुआ, Q4 से मैच हुआ, वैसे R आपका 5 से मैच हो जाएगा। अगर देखें आप तो P3, Q4 और R5 ऐसा एक ही मैच है, लेकिन फिर भी हम एस ऑप्शन एक बार सेफर साइड के लिए सॉल्व कर देते हैं कि एस ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो एस वाली फिगर देख लो आप। इस फिगर के हिसाब से ये डिस्टेंस L है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 105 है, तो ये 105 और ये 45 इन दोनों का टोटल 150 यानी ये 30 हो जाएगा। ये आपका S था और ये आपका D। तो इसको आप A कह दो, इसको आप B कह दो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो तो L डिवाइड बाय साइन 105 इज इक्वल टू A डिवाइड बाय साइन 30 इज इक्वल टू B डिवाइड बाय साइन 45। साइन रूल लगा के मैंने A फाइंड किया तो क्या आया आंसर, L साइन 31/2 साइन 105 कॉस 15 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको कॉस 15 की वैल्यू दी हुई है 0.97, क्वेश्चन आप पढ़ो तो उसमें दी हुई है वैल्यू। उसी तरह B निकालो तो L साइन 45 अपॉन साइन 105, सो इट इज L 1/√2 cos 15, तो L इंटू 0.707 cos 15 की वैल्यू 0.97। तो आपको A और B मिल गया। अब आप पाथ डिफरेंस की बात करो तो ये रास्ता कितना है A प्लस B और ये रास्ता कितना है L, तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। अब A क्या आया है आपका, L इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.97। B क्या आया है आपका, L इंटू 0.707 डिवाइड बाय 0.97 माइनस L मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा। L कॉमन ले लो, 0.97 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे ऊपर 0.5 और 0.707 माइनस 0.97 LCM लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 0.97 हो जाएगा, ये 1.207 माइनस 0.97। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपसे ना हो। थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो 0.29 और फिर आप L निकाल दो। वैसे तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसके पहले ही तीनों ऑप्शन मैच हो गए थे हमारे, तो आंसर आ ही गया था। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.18 1.19 मीटर जैसा आएगा। तो ये जो है आपका वो ये वाला हो जाएगा 1.19 मीटर। तो आपका जो S है वो 2 से मैच कर गया, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, तो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जिसने रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ी हो या बेसिक आइडिया हो उसका कि क्या होता है, तो उससे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, 4 अलग अलग इफेक्ट आपको दी हुई है और आपको उस इफेक्ट को मैच करना है। तो कलरफुल स्काई इन नॉर्थ पोलर रीजन, जिसको ऑरोरा बोरेलिस ऐसा कुछ कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में, तो ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न है जो पोल्स होते हैं वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन आता है, सन में से जो रेडिएशन आता है उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एयर से टकराते हैं। तो एयर में ज़्यादातर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वहाँ चार्ज पार्टिकल टकराने से वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होने के बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स एक्साइटेड बाय चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल सोलर रेज में से आते हैं। उसके बाद अगर आप सनलाइट की बात करो, सेकंड इसकी बात करो, पार्शियली पोलराइज्ड सनलाइट, तो जो सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो
तो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने की वजह से यहाँ पे उसका पार्शियली पोलराइजेशन हो जाता है ना। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड करती है, वो जो स्कैटरिंग की फिनोमेना है वहाँ पे उसके थोड़ा सा पोलराइजेशन भी हो जाता है। तो क्यू मैच करेगा 4 के साथ। रेनबो अगर आपने कभी पढ़ा हो थ्योरी में, तो रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होती है, प्लस उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो 2 चीज होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन और वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होना, यानी कि डिस्पर्जन। तो रेनबो में डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन आएगा। और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, अगर आप सारी घटनाएं देखो तो डिफ्रैक्शन में आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। तो अब आप मैच कर सकते हो। P मैच हुआ आपका 5 के साथ, Q मैच हो रहा है आपका 4 के साथ, R मैच हो रहा है आपका 1 के साथ, और S मैच हो रहा है 3 के साथ। P5 Q4 R1 S3, ठीक है, S3। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बोल रहा है लिस्ट 1 कंटेन्स 4 कंडक्टिंग लूप्स लाइंग इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर। द लूप्स आर रोटेटिंग अबाउट Z एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O विद टाइम पीरियड T इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द रीजन X ग्रेटर देन 0 कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ है। लिस्ट 2 कंटेन्स द क्वालिटेटिव वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट का बताना है ग्राफ, और क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड दिया है T, तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा इक्वल्स टू आ गया 2π/T। बहुत बढ़िया भाई साहब, ओमेगा इज 2π/T। आओ पहला देखते हैं क्या है। पहले में अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये लूप आ जाएगा ऐसे। तो इतना एरिया अंदर चला गया, थीटा कितना, ओमेगा टी। ठीक, अब बताओ फ्लक्स कितना आ गया इसके अंदर। फ्लक्स जो अभी आ गया वो है B × हाफ R² थीटा। थीटा इज ओमेगा टी। इस वाले का एरिया ऑफ सेक्टर, सही है। अब मेरे हिसाब से बताओ EMF का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। EMF का मैग्नीट्यूड आएगा B R² ω/2। अब देखो आप क्या हुआ है, बाहर की तरफ फ्लक्स बढ़ा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इसको काटना चाहेगा वो। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाहर ही बढ़ाता, तो एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, तो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा कि बाहर वाले इफेक्ट को कम करे वो, क्योंकि बाहर बढ़ना चाह रहा है वो, तो करंट हो जाए क्लॉकवाइज। तो मेरे हिसाब से करंट क्लॉकवाइज आना स्टार्ट हुआ, और करंट है कांस्टेंट, करंट है कांस्टेंट। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये लूप ऐसे ना आ जाए, और ये होगा T = T/2 पर। T = T/2 तक करंट कांस्टेंट है भाई। कहाँ है, कोई है, दिख रहा है मेरे को, देखो T = T/2 तक पॉजिटिव करंट कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, ये लूप बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। ये लूप कुछ ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो क्या जिस रेट से एंट्री हुई थी उसी रेट से बाहर निकल रहा होगा। तो क्या उसी रेट से अब करंट उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स अगर बाहर का घट रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि बाहर का फ्लक्स बढ़ाए। तो करंट अब क्या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो क्या P के लिए हमारे पास बढ़िया एक ऑप्शन है थर्ड। P के लिए बढ़िया एक ऑप्शन है थर्ड। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आते हैं Q पे। Q पे अगर देखो तो सेम ज्योमेट्री है, कोई अलग ज्योमेट्री नहीं है, बट इसमें कुछ बीच का हिस्सा गायब है। तो जब ये बीच का हिस्सा गायब है और जब ये पार्ट अंदर जा रहा होगा तो क्या यही इक्वेशन फॉलो करेगा सेम। तो 60 डिग्री तक तो करंट यही फॉलो कर रहा होगा, फिर कुछ दूर के लिए करंट 0 हो जाएगा, फिर जब ये एंट्री ले रहा होगा फिर वैसे ही बढ़ेगा जैसे ये 60 डिग्री वाला करंट बढ़ा था। सही बोल रहा हूं मैं। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा, सोचो, तो ये टाइम हो गया T/2। T/2 से पहले तक क्या हुआ है, सोच। 60 डिग्री वाला पार्ट जब अंदर जा रहा है तो करंट पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि यही इक्वेशन फॉलो हो रहा है। फिर कुछ समय के लिए करंट 0, क्योंकि एंगल दिया नहीं है तो हम एग्जैक्ट डेटा नहीं बना सकते, बट इतना तो आइडिया लगा सकते कि 60 डिग्री तक मतलब T/6 तक तो करंट पॉजिटिव था। फिर फ्लक्स में चेंज ही नहीं आया तो 0 था। फिर उसके बाद फिर फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये वाला पार्ट अंदर जा रहा होगा, ये वाला पार्ट इधर आ गया होगा, देख
ये जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट इधर आ गया होगा, ये ब्लैंक वाला दूसरा पार्ट ये था वो इधर आ गया होगा, और ये तीसरा वाला पार्ट अंदर जा रहा होगा, फिर फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फिर करंट आएगा पॉजिटिव में। तो क्या आपको ये ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है? क्यों? क्योंकि t/2 के बाद जब ये बाहर आएगा तो फिर से क्या उसी हिसाब से फ्लक्स घटना स्टार्ट होगा, और अगर उसी रेट से फ्लक्स घट रहा है तो क्या करंट अपोजिट हो जाएगा जो पहले केस में हुआ था? तो ठीक उसका उल्टा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो तो कुछ समय तक करंट पॉजिटिव, फिर ये जीरो हुआ। जीरो क्यों हुआ? इसके चक्कर में फिर करंट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट एंट्री ले रहा था। उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स घटना स्टार्ट, तो फिर इसका रिवर्स। तो अपने पास क्यू का आ गया 2। बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे देखो अगला क्या है। अगला ये, अब तो ये और आसान, उसी सेमी सर्कल का बस छोटा सा हिस्सा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो भाई t/6 तक क्या होगा? t/6 में क्यों बोल रहा हूं? सोच, ओमेगा टी इक्वल टू होता है थीटा 2π/t इंटू टी बराबर π/3। तो π/3 एंगल घूमने में इसको लग जाएगा t/6। तो t/6 टाइम तक तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो t/6 टाइम तक करंट पॉजिटिव है। तो कुछ दूर तक तो करंट पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया भाई, कुछ दूर तक करंट पॉजिटिव है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आप इधर देखो तो ये 120 डिग्री था, और ये जब पूरा अंदर जाएगा ना, ये वाला हिस्सा जब यहां आ जाएगा, सोचो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो यहां से आते आते t इक्वल टू t/2 हो गया, t/6 तक में अंदर गया। t/6 कहां? t इक्वल टू t/6 कैसा डायग्राम बनेगा? ये ऐसे आ गया। तो t इक्वल टू t/6 तक तो करंट बढ़ा, करंट मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव में रहा। उसके बाद जब अगला 120 अंदर गया, ये वाला पार्ट, तो यही हिस्सा यहां से यहां तक घूम रहा है, तो करंट जीरो है, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब फ्लक्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, समझना अच्छे से, तो करंट जीरो हो गया। उसके बाद ये वाला हिस्सा बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ये हिस्सा बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो क्या वही करंट फिर से रिवर्स हो जाएगा जो पहले हुआ था? तो अपने पास क्या सिस्टम आया? सोच कि कुछ समय तक करंट पॉजिटिव है, उसके बाद बाकी बीच में t/6 तक पॉजिटिव है, t/6 से t/2 तक में क्या हुआ है? जीरो हो गया है, फिर वो रिवर्स हो गया है। तो क्या मुझे ये दिख रहा है? देख, ये पक्का t/6 होगा, ये बीच में जीरो हो गया, फिर वो प्रोसेस रिवर्स हो गया। तो अपने हिसाब से R का ऑप्शन हो गया 1। तो क्या क्या मैच हो रहा है? देख, P का 3, Q का 2, 3, 2 और R का हो गया 1। 3, 2, R का 1, यही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो S का 4 ही होएगा। चेक कर सकते हैं, देख कैसे। अब कुछ नहीं हुआ, देखना ये वाला हिस्सा अंदर ही है ऑलरेडी। तो जब तक ये पूरा हिस्सा अंदर घूम रहा होगा तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सोच के देखो आप, तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। आप सोचो उसके बाद होगा क्या? कुछ समय के बाद जब ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सोचना आप अच्छे से, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे मान लो आप, ऐसे करके, ये कुछ कहानी है। कितने टाइम के बाद होगा? ये वाला लाइन यहां कोइंसाइड कर गया, मतलब 120 डिग्री घुमा है। ये 120 डिग्री मतलब t/3 टाइम। कैसे बोल रहा हूं मैं? 2π/t इंटू टी बराबर 2π/3। 120 डिग्री है, 2π कट गया, t इक्वल्स टू t/3। तो बेटा t/3 तक में तो करंट में कोई चेंज नहीं है, मतलब जीरो ही है वो, क्योंकि फ्लक्स में ही चेंज नहीं है। नाउ इसके बाद क्या होगा? सोच, अब ये वाला हिस्सा अंदर जा रहा होगा और उसी रेट से ये वाला हिस्सा बाहर आ रहा होगा। तो जितना एरिया अंदर जा रहा है उतना एरिया बाहर जा रहा है। वंस अगेन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, वंस अगेन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो फिर से करंट जीरो। इसका मतलब t/3 के बाद भी करंट जीरो है। उसके बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद सोचो, ये लूप ऐसे आ गया होगा बाहर। अब फिर क्या होगा? बोल, वही सिचुएशन फिर से रिपीट हो गई, मतलब करंट हमेशा जीरो। करंट हमेशा जीरो मतलब S का 4। कुछ बात समझ में आया? तो S का 4 अपना करेक्ट आंसर है C। अगर आप बहुत कायदे से देखोगे, सवाल देखने में लेंदी लग रहा है, लेंदी है नहीं। एक जो पहले पार्ट में फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा, उसी फॉर्मूले से चारों एनालिसिस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास ये, फिर से मैच द कॉलम। देखने में फिर लेंदी लगता है, बट बहुत आसान सा मैच द कॉलम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई टफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट आपसे नहीं करवाया है, बहुत आसान है। क्या है? अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, बेसिक वो क्या लग रहा है समझो। आपने पढ़ा होगा, एक रॉड
ऐसे अगर थीटा एंगल पे है, m मास का और लेंथ l, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है सोच, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। बस यही यूज हो रहा है और कुछ नहीं यूज हो रहा है इसके अंदर। आओ पहला कैलकुलेट करें। इस एक्सिस से ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, दोनों रॉड का सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन कैसे कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इज 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूं बेटा, इसका सेम है, इसका सेम है, तो क्या करें बताओ, ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 क्या आ गया, साइन 1/2, 1/2 से 2 कट गया, ये आया ml²/3। ml²/3 कहाँ है भाई, p का ml²/3 5, p का आ जाएगा 5, p का आ जाएगा 5, अपन लिखते जाते हैं p का 5। इसका आओ, इसमें ये वाला रॉड 60 डिग्री पे, ये वाला रॉड 60 डिग्री पे, ये रॉड का हर पॉइंट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, तो mr²। बट ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी अगर आप ढंग से देखो तो ये भी एंगल 60, ये लेंथ l, तो क्या दिस इज l साइन 60 एंड दिस इज l√3/2। बहुत बढ़िया भाई। तो कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी सोच, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों रॉड का सेम है, 2 टाइम्स ऑफ ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 पे है, √3/2 का स्क्वायर क्या 3/4, तो 3 से 3 गया, दिस इज ml²/2 प्लस ये तो दोनों रॉड का हुआ है, प्लस ये वाला रॉड का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए क्या md², तो m इंटू इसका दूरी का स्क्वायर कितना, l² इंटू 3/4, तो प्लस ml² इंटू 3/4 कितना आएगा बेटा, नीचे 4, 2 प्लस 3 ml² दैट इज 5 ml²/4। क्लियर है? ये कौन सा ऑप्शन में जा रहा है देख, ये तो 1 ही आ रहा है, क्यों का आ गया 1। देखो कुछ मैच करना स्टार्ट हो जाएगा, 5 फिर 1, 5 फिर 1, एक ही यहीं से छट जाता है। किसी बच्चे ने समझदारी लगाई होगी ना तो यहीं से देख के पकड़ लेगा आंसर ये है, बाकी दो सॉल्व नहीं करे तो, बट अपन कर लेते हैं। देखो आप इसका क्या करोगे, आप ये रॉड 45 पे है, ये रॉड 45 पे है, ये भी रॉड 45 पे है, ये भी रॉड 45 पे है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक का निकाल के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4 टाइम्स ऑफ ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45 इज 1/2, ये आ गया 2/3 ml², 2/3 ml² इज 4, तो इसका आ गया 4। देखो मैच करो, r का 4, सब मैच होता जा रहा है, ये a है ना, यही था ना भाई, p का 5, q का 1 और r का ये। अब देखो ये भी मैच कर लेते हैं कैसे, दोनों रॉड 30 डिग्री पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 30 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, दोनों रॉड के लिए, क्या आएगा बेटा, ये 1/2, 2 कट गया, आया ml²/3, क्या आया, नहीं अपन साइन 1/4 होगा नहीं, तो सॉरी ये 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 है, तो आएगा ये ml²/3 इंटू 1/4 इंटू 2, ये आ गया बेटा कितना 2 ml²/6। देखो सब मैच कर लिया अपन ने, ml²/6 कहाँ है, देखो ml²/6 कहीं तो ये 2, और मैच भी हो रहा है यहाँ देख 2, तो अपना आंसर है ए। सही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था जो मैंने आपको बताया वो ये, और मेरे हिसाब से जी एडवांस के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।